नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसा लाइव भारत, मेरे यानी शीतल राजपूत के साथ। और इन दिनों पूरी दुनिया में चर्चा का एक ही विषय है और वो है ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका का युद्ध। माना यह जा रहा था 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं, ईरान की टॉप लीडरशिप जा चुकी थी और अमेरिका और इजराइल के लगातार बदस्तूर हमले हो रहे थे, तो ये माना जा रहा था कि युद्ध ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। लेकिन 2 हफ्ते के बाद भी लगातार ये युद्ध जारी है, कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं। जहां एक तरफ अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान रूपी कैंसर को हटा दिया है और अब ये युद्ध डिसाइसिव मोड पर आ चुका है। दूसरी तरफ ईरान का ये कहना है कि हम मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, पूरा का पूरा वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट इसमें इन्वॉल्व है, पेट्रोलियम का, गैस का संकट है और युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आखिर ये कहां जा रहा है, इसका अंजाम क्या होगा? इस पर बहस करने के लिए, चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है। मेरे साथ सीनियर डिप्लोमेट एम्बेसडर जितेंद्र त्रिपाठी हैं, साथ ही मेरे साथ सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दानवीर सिंह मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में। आप दोनों का बहुत स्वागत है। एम्बेसडर त्रिपाठी, ये सोचा जा रहा था कि खामेनेई की जब असैसिनेशन हुई, उनकी हत्या हुई और टॉप लीडरशिप जब ईरान की मारी गई, उनके डिफेंस के टॉप लीडरशिप मारी गई, तो ये माना जा रहा था कि अब ये युद्ध ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। लेकिन 2 हफ्ते हो चुके हैं, उससे ज़्यादा समय हो गया है, अभी भी कोई पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं। क्या देख रहे हैं आप, क्या होने वाला है? देखिए शीतल, ये युद्ध जब शुरू हुआ था तो मुझे लगता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये मिस कैलकुलेशन कर ली थी कि ज़्यादा 3-4 दिन में युद्ध को ख़त्म कर देंगे। लेकिन वो युद्ध 3-4 दिन में तो उस युद्ध की असली गति भी 3-4 दिन में नहीं हुई। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनकी मिस कैलकुलेशन की वजह से उन्होंने एक तो ईरान को अंडरएस्टिमेट कर दिया था। ये सोचा था कि जैसे वेनेजुएला को कब्जे में किया, थोड़ा बहुत और रेजिस्टेंस होगा लेकिन ईरान भी कब्जे में आ जाएगा। और जब उन्होंने खमेनेई को मार डाला तो उन्होंने सोचा कि अब ईरान तो पंगु हो चुका है और ईरान को सरेंडर कर देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लगता है कि ईरान के पास 2-3 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं। एक तो पिछले 10 साल में कहा जाता है ईरान ने अपने इतने अधिक हथियार, मिसाइल्स वगैरह कर लिए। ईरान के पास एक आकलन के अनुसार 1,25,000 से ज़्यादा ड्रोन हैं और करीबन 50,000 के करीब मिसाइल्स हैं, जिसमें तरह तरह की मिसाइल्स हैं, क्रूज़ हैं, सुपरसोनिक हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। तो इस सब का धीरे धीरे, और ईरान ने गलत नहीं कहा था कि अभी हमने अपने हथियार निकाले नहीं, धीरे धीरे निकालेंगे। और रूस भी मदद कर रहा है। जी, रूस मदद कर रहा है, लेकिन रूस जो मदद कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि रूस उनकी कोई मटेरियल मदद कर पाएगा, क्योंकि ईरान का अगर एयर बेसेस तबाह हो चुके हैं, ईरान की नेवी आधी से ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है, तो कोई और रास्ता नहीं कि रूस और चीन उसको असलहा, हथियार, सैनिक सामग्री पहुंचाएं। लेकिन रूस एक बड़ी मदद ये कर रहा है कि रूस रियल टाइम इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है उनको, रियल टाइम इमेजरी प्रोवाइड कर रहा है ईरान को, ताकि वो सटीक निशाने पर लगा सकें। और इसीलिए ईरान अभी तक यहाँ अड़ा हुआ है। देर सवेर ईरान हारेगा, ये सब सोच रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई प्रोडक्शन का इतना जरिया नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि मिसाइल्स, अमेरिका में मिसाइल्स जो हैं उसका प्रोडक्शन 620 पर ईयर की कैपेसिटी है। अब इतनी जल्दी वो मिसाइल्स को भी, जो उनके अगर मिसाइल्स भी गिर रहे हैं तो उसको, उन मिसाइल्स को भी रिप्लेनिश नहीं कर सकता। एक ड्रोन अगर मारता है ईरान, एक ड्रोन की वॉर टाइप ड्रोन की कीमत जो है $35,000-40,000 होती है, जबकि एक मिसाइल जो इजराइल चलाता है उसको ख़त्म करने के लिए उसकी कीमत 5 लाख से $50 लाख के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो ये भले ही ईरान की सैन्य क्षमता कम हो अमेरिका और इजराइल के सामने, लेकिन ईरान ये कर रहा है कि 1 और 10 का अनुपात है कि अगर ईरान का एक ड्रोन मारा जाएगा $35,000 का नुकसान होगा, तो उनका $50 लाख का नुकसान होगा। ठीक। तो इस तरह से ईरान इस युद्ध को ज़्यादा से ज़्यादा खींचना चाहता है। अमेरिका अब ये चाहता है जल्दी जल्दी ये युद्ध ख़त्म हो। इसीलिए ट्रंप इस बात के लिए मशहूर है कि पहले बयान दे देते हैं,
फिर बाद में वो करते हैं। तो अब ये ट्रम्प कह रहे हैं कि हमने इजराइल को उसको ईरान को ख़त्म कर दिया करीब करीब, अब ईरान के पास कोई क्षमता नहीं बची, कोई सैनिक ताकत नहीं बची, हम 2-1 दिन में ईरान को पूरी तरह समाप्त कर देंगे। मुझे लगता है कि व्हाइट हाउस में 2 विचारधाराएं चल रही हैं जिनके बीच में समन्वय नहीं है। एक पक्ष ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दिया जाए और दूसरा पक्ष चाहता है कि इसको देर तक खींचा जाए। ठीक मैं हम इस पर आएंगे। कर्नल दानवीर से भी शुरुआत कर लेते हैं। कर्नल दानवीर, हमने पिछले दिनों देखा ये भी बात हो रही है कि अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड यानी अपने फौजियों को उतार सकता है ईरान में, और क्योंकि युद्ध लंबा खिंच गया है और ईरान भी लगातार लगा हुआ है। दूसरी तरफ पिछले दिनों कुछ रोज़ पहले ही हमने तेहरान की सड़कों पर एक मैसिव प्रोटेस्ट देखे, सॉलिडारिटी रैलीज देखी, और इस सब के बीच में यूएन सेक्रेटरी जनरल लेबनान बेरूट का दौरा करते हैं। तो बहुत ही मतलब अलग अलग तरह की गतिविधियां हो रही हैं, दिलचस्प। आपका आंकलन क्या है? देखिए, अगर इसको 1 बाय 1 चलते हैं। आपने बोला कि ईरान के अंदर बहुत मैसिव प्रोटेस्ट हुआ तेहरान में अल-क़ुद्स के उपलक्ष्य में हुआ, विच इज सॉलिडारिटी फॉर पैलेस्टाइन, और उसमें बड़ी तादाद में ईरानी आए। अलग अलग मुख्तलिफ वेस्टर्न मीडिया ने जो ईरानियन रेफ्यूजीज हैं जो बॉर्डर क्रॉस करके तुर्की गए, उनसे बातचीत करी, और उनसे उनकी जो बातचीत मैंने सुनी और उससे जो सेंस मिलता है वो ये कहता है कि ईरानियंस जो हैं अपनी रिजीम के खिलाफ जरूर हैं, लेकिन अपने देश के खिलाफ नहीं है। वो नहीं चाहते कि हमारे देश के ऊपर इस तरीके से आक्रमण किया जाए, क्योंकि उनमें एक नेशनलिस्ट फीलिंग भी है। तो ये लोगों को गलतफहमी थी कि क्योंकि ये खमेनाई के अगेंस्ट हैं और अगर हम ऐसे बमबारी करेंगे तो ये पूरे हमारी तरफ आ जाएंगे और तख्ता पलट हो जाएगा। ये जो अजम्पशन था ये एक नैरेटिव बेस्ड अजम्पशन था जिसमें उन्होंने ईरान की सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ को फैक्टर इन नहीं किया। जब किसी देश के अंदर एक लॉन्ग सिविलाइजेशनल हिस्ट्री होती है तो उसके अंदर नेशनल प्राइड बहुत ज़्यादा होता है, उसके अंदर ग्राउटिंग काफ़ी स्ट्रांग होती है नेशनलिज्म की। पॉलिटिकल इशू को आप कंफ्यूज कर गए और आपने शायद ये ऑपरेशंस का आगाज किया। तो ये तो रही बात एज फार एज तेहरान के उसकी, विच गोज टू से कि वो ईरान के रिजीम के साथ खड़ा हुआ दिख रहा था। दूसरी चीज, लोगों को ये भी लगता है कि अभी प्रीमेच्योर है अपनी साइड बदली करना या अपने आप को एक्सपोज करना, क्योंकि वहां पे ईरानियंस का ये मानना है, मतलब जो वहां गुटबाजी है, जो लोकल्स का मानना है कि रजीम कमजोर नहीं हुई है और रजीम और भी ज्यादा हार्ड लाइन स्टांस इख्तियार करेगी, विच विल गो अगेंस्ट दोज पीपल हु फील ऑप्रेस्ड। तो ये दोनों तरफ की मैंने पहलू वहां के रखे। जहाँ तक बेरूत का सवाल है, गुतारेस वहाँ गए और उन्होंने बेरूत का दौरा किया, सॉलिडेरिटी के हिसाब से किया, which was quite unique, क्योंकि लड़ाई के दौरान यूनाइटेड नेशंस का जो बॉस है वो लेबनान जाता है और जो अंडर अटैक है फ्रॉम इजराइल। लेकिन वहाँ पे उन्होंने 2 चीज़ें अंडरलाइन की। एक तो उन्होंने 300+ $million की इमरजेंसी एड की रिक्वेस्ट करी लोगों से, बिकॉज अमेरिका हैज स्टॉप्ड गिविंग लॉट ऑफ मनी विच इट यूज्ड टू फंड यूनाइटेड नेशंस, तो उसने कम कर दिया। तो दे आर हैविंग रिसोर्स क्रंच एज वेल। तो एक वो उन्होंने गुहार लगाई। और दूसरी चीज उन्होंने बड़ी दिलचस्प कही कि जो हिजबुल्लाह है, उसका नाम लिए बगैर, कि जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं उनको लेबनीज गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में इस टाइप के ग्रुप्स की कोई जगह नहीं है। तो बेसिकली उन्होंने हिजबुल्लाह टारगेट्स को लेजिटिमेट टारगेट्स करार दिया और राइट टू यूज ऑफ फोर्स लेबनीज गवर्नमेंट को दिया। बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं से एक इजराइल के लिए भी ब्रीदर है कि वो जो हमला कर रहे हैं उनको भी एक ब्रीदर सा मिलता है। आर्म्ड ग्रुप्स पर हमला किया है तो वो भी एक उनको एक ब्रीदर है, बिकॉज
अंडरलाइन कॉन्सेप्ट जो है, जो थीम है, उसको अंडरलाइन जो है वो गुटारेस करके चले गए। अम्बेसडर त्रिपाठी, इस सब के बीच में हम देख रहे हैं कि पूरे के पूरे वेस्ट एशिया में क्राइसिस, क्योंकि ईरान ने किसी देश को नहीं छोड़ा, अपने पड़ोसी सऊदी अरब पे हमला, ओमान पे हमला, यूएई पे हमला, बहरीन में हमला, हर जगह उन्होंने सबको कि हम तो डूब ही रहे लेकिन आपको भी ले डूबेंगे। दूसरी तरफ तेल गैस की किल्लत, यूरोप तक हिला हुआ है, सब लोग हिले हुए हैं। तो ये जो क्राइसिस है इसका निपटारा कैसे हो? देखिए, इसका निपटारा एक तो युद्ध खत्म होने के बाद होगा। उसमें फिर जो स्थिति बनेगी, अगर ईरान जीतता है, जिसकी संभावना कम है, तो भी, अगर ईरान नहीं जीतता है तो भी ईरान के ऑयल रिजर्व्स की वजह से और होर्मुज की खाड़ी खुल जाने की वजह से ये फिर धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो। लेकिन वो तो कह रहे कि हम होर्मुज की खाड़ी को खुलने ही नहीं देंगे। जी, लेकिन अब दूसरी स्थिति जो आई है वो ये है कि युद्ध के दौरान कैसा रहेगा। तो युद्ध के दौरान देखिए आप, तेल की कीमतें घटती बढ़ती रह रही हैं। अभी परसों ट्रंप ने कहा था कि हमने ईरान का एक तरह से खात्मा कर दिया है और 1-2 दिन में ईरान घुटनों पर आ जाएगा। और उसका परिणाम क्या हुआ कि तेल की कीमत जो है, जो $90 थी, वो घट करके $80 हो गई, $80-82 हो गई। लेकिन आज फिर तेल की कीमतें इतनी बढ़ी हैं कि ब्रेंट ऑयल जो है $109 पे पहुंच चुका है। जी। तो ये समस्या है। अब इस समस्या को अलग अलग देश अलग अलग ढंग से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सऊदी अरेबिया और बहरीन है, सऊदी अरेबिया, बहरीन और कुवैत, वो लाल सागर की ओर से जाना चाहते हैं बजाय होर्मुज की खाड़ी का इस्तेमाल किए हुए। भारत का जहाँ तक सवाल है, भारत को ऑलरेडी ईरानियन गवर्नमेंट ने कह दिया है कि ठीक है, आपके यहाँ जाने वाले जहाज़ सारे निर्बाध उनको होर्मुज की खाड़ी से जाने दिया जाएगा, उस पर कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन अब अगर होर्मुज की खाड़ी को सुरक्षित करने के नाम पे अमेरिका का जहाजी बेड़ा या अमेरिका वहाँ जो माइंस स्वीपिंग कर रहा है, अगर वो ये करते हैं, उसमें कहीं जरा सी भी चूक हो जाती है तो पता लगेगा कि होर्मुज की खाड़ी ऐसी तरह बंद हो गई कि काफ़ी दिन तक नहीं खुल पाएगी। जी। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन भारत का जहाँ तक सवाल है, भारत सिर्फ ईरान ही नहीं, भारत और भी देशों से, 40 से ज़्यादा देशों से भारत ऑलरेडी बातचीत कर रहा है और वहाँ से अपनी सप्लाईज़ को, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को वो डाइवर्सिफाई करके मंगा रहा है। हाँ, तेल की तो खैर हमें कोई खास किल्लत अभी फिलहाल नहीं हो रही, पेट्रोल वगैरह की। जी, वो तो 50 लाख टन तो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा कि हमारे पास है, और भी आता रहेगा। वेनेजुएला से आएगा, हमारे पास नाइजीरिया से आएगा, हमारे पास ब्राज़ील से आएगा, जहाँ से कि हमें काफ़ी ज़्यादा तेल मिलता रहा है। गैस की किल्लत है, तो गैस जो हम ज़्यादातर गैस हम देखिए 62% अपनी उसका गैस तो हम बाहर से मंगाते हैं, 38% सिर्फ हम पैदा करते हैं। उस 62% में से करीब 29% कतर से ही अकेले आता है। तो हमारे पास कतर से, सऊदी अरब से और यूएई से गैस आती है, एलपीजी। तो ये है कि अगर यहाँ से नहीं आएगी तो हम और कहाँ से लेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ा गैस का भंडार यूएस के पास है, अगर आप शेल ऑयल मिला लें, शेल गैस को मिला लें। उसके बाद रूस के पास है, उसके बाद ईरान, उसके बाद सऊदी अरेबिया, उसके बाद बहरीन और आखिर में कनाडा और ये भी हैं, क्या कहते हैं, वेनेजुएला भी हैं। लेकिन कनाडा से भी हम गैस मंगा सकते हैं, रूस से भी हम गैस ले रहे हैं, रूस से गैस की आपूर्ति हम बढ़ा सकते हैं। हमें वेवर भी मिला है, अमेरिका हमें वेवर भी मिला। वो तो ट्रंप का कहना कि वेवर मिला, तो वो कह रहे हैं सभी को वेवर मिला है। वो इसलिए कह रहे हैं कि अगर वे ऐसा नहीं कहेंगे तो जो अभी समुद्र में जहाज़ फंसे पड़े हैं, अलग अलग देशों के टैंकर फंसे पड़े हैं, उन टैंकर्स के तेल की सप्लाई न होने से सारी दुनिया में तेल की किल्लत बढ़ जाएगी। जी। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो टैंकर्स कम से कम और दूसरे देशों को जाएं। तो हमें तो वो, और दूसरी चीज़, अगर हमें दिक्कत होगी तो हमारे पास रूस से तेल सप्लाई का एक दूसरा रास्ता भी खुला है, जो व्लादिवोस्टोक चेन्नई कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर का है, कि हम उधर जाएंगे ही नहीं, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगेगा, लेकिन हम इधर से तेल ले लेंगे। तो हमारे लिए तो ये अभी कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं। हाँ, पर यूरोप के लिए बहुत बड़ी क्राइसिस, यूरोप के लिए बहुत बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यूरोप को जाड़े में गैस पे ही
कुकिंग गैस ही नहीं, हीटिंग गैस पे डिपेंड करना पड़ता है, जो कि रूस से ही उनकी 50% से ज़्यादा की सप्लाई आती थी। तो अब वहाँ समस्या, और शायद इसी वजह से न सिर्फ खाड़ी के देश एक तरह से वो कह रहे हैं, मेरे विचार से कह रहे होंगे कि अमेरिका से कि अब ये युद्ध बंद कीजिए क्योंकि हमारी इकोनॉमी पे खतरा पड़ रहा। लेकिन कर्नल रणवीर, युद्ध बंद कैसे होगा? क्या रजीम चेंज की बात हो रही थी कि रजीम चेंज, ट्रंप कहते हैं कि रजीम चेंज होगा ही, लेकिन वहाँ उन्होंने उनके बेटे को बना दिया खामेनेई, और सड़कों पर लोग जो है वो सॉलिडारिटी दिखाई रहे तेहरान में। तो युद्ध कैसे ख़त्म होगा? क्या सैनिक ग्राउंड पर उतार कर रजीम चेंज कराकर युद्ध खत्म होगा? और उसके लिए भी ईरान के विदेश मंत्री का पिछले दिनों में इंटरव्यू देख रही थी, वो कह रहे थे कि अगर वो बूट्स ऑन ग्राउंड लाने की तैयारी कर रहे हैं तो आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, वी आर वेटिंग। देखिए, बूट्स ऑन ग्राउंड बहुत ही मुश्किल प्रोपोजिशन है, और अमेरिका ने ये बूट्स ऑन ग्राउंड इराक में किया था। इराक, मैं थी उस युद्ध के कवरेज में, बाय द वे, और वहाँ क्या शुरू हुआ हमें सब पता है। एंड फिर अफगानिस्तान में हमने देख लिया बूट्स ऑन ग्राउंड। तो बूट्स ऑन ग्राउंड इज नॉट दैट इजी। आप कॉन्फ्लिक्ट में घुस जाते हैं, बट कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन और कॉन्फ्लिक्ट से एग्जिट करना एक बहुत ही मेजर अचीवमेंट होता है अगर आप अपने तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर से एग्जिट करना जरूर मेंशन करना चाहिए। मिराक्युलस था और बहुत ही जबरदस्त प्लानिंग का नतीजा था। देखो, घुसना बहुत आसान होता है, कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करना और उसमें से निकलना बहुत मुश्किल। कितना क्विकली हम निकले उससे बाहर। बहुत जल्दी थे, हमारे ऑब्जेक्टिव्स बड़े क्लियर थे। तो आपने बोला रिजीम चेंज, तो रिजीम चेंज क्योंकि ट्रंप ये चाहते हैं रिजीम चेंज, तो कैसे करेंगे वो? हाँ, वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप यूक्रेन युद्ध की तरफ अपना ध्यान ले जाएं, तो व्लादिमीर पुतिन भी गए थे डीमिलिटराइजेशन और डीनाजिफिकेशन के मुद्दे से, यानी कि रिजीम चेंज के मुद्दे से। उसको और कॉम्प्लेक्स तरीके से उन्होंने पेश किया, डीमिलिटराइजेशन एंड डीनाजिफिकेशन। एग्जैक्टली। तो नाजिफिकेशन मींस जो प्रेजेंट सरकार है यूक्रेन में, जो अभी तक नहीं चेंज हुई है, इस मुद्दे से वो यूक्रेन अभी भी बरकरार है। तो वो इस मुद्दे से गए थे वो अंदर। वो बूट्स ऑन ग्राउंड होने के बावजूद नहीं चेंज कर पाए, और ये बहुत मुश्किल है क्योंकि एज आई मेंशन्ड, वो जबकि पड़ोसी थे। हाँ, जबकि पड़ोसी, ये तो दूर से, अमेरिका तो उधर से आया, और इजराइल हाँ पड़ोसी जरूर है। एज आई मेंशन्ड इन द बिगिनिंग दैट ईरान के लोग ईरान की रिजीम के खिलाफ है, अपने देश के खिलाफ नहीं है, और वो अपने देश की सॉवरेनिटी के लिए बिल्कुल लड़ेंगे। और जो ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि आप आइए, आपका स्वागत है, बिल्कुल सही, हम इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्लान ए जो था डोनाल्ड ट्रंप का कि टॉप एस्टैब्लिशमेंट को हमने मार दिया है और अब कब्जा हो जाएगा, वो उनका फेल हो गया। अब प्लान बी जो है हम उसका इंतजार कर रहे हैं। हाँ, तो ये तो रही बात, और ये उन्होंने एक अमेरिकी चैनल को इंटरव्यू में बोला। ये तो रही बात इस एस्पेक्ट को लेकर। लेकिन अगर आप इसको नोटिस करें हमलों की शिद्दत को, चाहे वो उधर से हो या इधर से हो, काफ़ी गिरावट आई है। ईरान की तरफ से शायद मैं जो अभी पढ़ रहा था आज की तारीख में, एक इजराइल के ऊपर शायद हमला हुआ, कल किया। इजराइल पे हमले बढ़े हैं एक्चुअली। हाँ, कल हुए टेल अवीव पे। वो सॉलिडेरिटी डे के चक्कर में। बाकी आज एक सऊदी अरेबिया पे इंटरसेप्शन हुआ है, एक कुवैत कतर पे हुआ है। तो बेसिकली इट हैज ऑलमोस्ट कम डाउन टू नील। ओके, दैट इज वन एस्पेक्ट विच गोज टू से कि वहां पर काफी जबरदस्त बैटरिंग हुई है। आपके रिसोर्सेज की, आपके पास में कुछ भी हो, लेकिन अब आपके पास में वो काबिलियत जो है कम हो गई है। ये भी नजर आ रहा है फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन ये काबिलियत अमेरिका और इजराइल के, अमेरिका के पास तो बहुत है। वो दे विल प्रिवेल एट द एंड ऑफ द डे। अमेरिकन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स विल इंश्योर कि अमेरिका के पास किल्लत नहीं होगी। बट वी will vanish. It doesn't stand anywhere. कहीं खड़ा हाँ, नहीं तो होता। ईरान वैनिश नहीं हो रहा है, जंग चल रही है, ईरान वैनिश नहीं हो रहा है, और ये जंग ऐसे रुके भी नहीं। जिस दिन इनके जो लीडर हैं सरफेस होके कहीं दिखेंगे, वो टारगेट हो जाएंगे। तो ये सिचुएशन ईरान के लिए भी बड़ी डाइसी है। जब तक इसका रेजोल्यूशन नहीं होगा, जब तक टर्म्स एंड कंडीशन एक दूसरे के
आमने सामने बैठकर एग्री करके सीजफायर नहीं होगा तब तक ये जंग। लेकिन बातचीत आगे कराएगा कौन? वो देश जो कराते थे, कतर वगैरह, ये सब, तो वो उन पे तो खुद हमला, तुर्की पे भी हमला किया है। तुर्की पे भी हमला हो रहा है। तो ये बेसिकली इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा और अमेरिका इतनी आसानी से बाहर निकलेंगे भी नहीं, क्योंकि अगर आप इनकी पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो यहाँ पर ईरानियन रेवोल्यूशनर को मतलब काउंटर रेवोल्यूशन को सपोर्ट करने नहीं आए। ना उनको ईरानियों से प्रेम है, ना उनको कोई ह्यूमन राइट्स और कुछ इससे कोई लेना देना नहीं है। आइडिया वॉज कि यहाँ से रशिया को आपने सीरिया से हटा दिया और ईरान से आप चाइना को हटा देंगे, तो एक बार जब ये पूरा इलाका, ये ईरान रशिया फ्री हो जाएगा तो उनके जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मीट अप हो जाएंगे और उसी दिशा में ये चल रहे हैं। वेनेजुएला में भी यही कहानी थी, यहाँ भी यही कहानी है। सो बेसिकली एम्स आर टोटली डिफरेंट, लेकिन उसको स्टेट जिस तरीके से किया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट अ सीजन्ड पॉलिटिशियन, उसको वो काउबॉय स्टाइल में फ्लैम्बॉयंसी में मारे गए। उनको इस तरीके से अपना एम जो है कि रिजीम चेंज का वो करके और फिर उसके बाद में बैक ट्रैक करना, फ्लिप फ्लॉप करना, वो थोड़ा गलत जा रहा है। बट एक्चुअल में एम जो है वो शायद ये अचीव शायद कर ले, कांट से, क्योंकि जब तक रिजीम चेंज नहीं होगी तो वो भी अचीव नहीं होगा। एग्जैक्टली। एम्बेसडर त्रिपाठी, रिजीम चेंज का कितनी संभावना लगती है आपको? देखिए, मेरे ख्याल से तो कोई ज़्यादा संभावना इसकी नहीं है, क्योंकि ठीक है, बाप मारा गया, बेटा आ गया, बेटा बाप से भी कट्टर है, ये पता है। क्योंकि आयतुल्लाह खमनेई के जीवन काल में पिछले 12 वर्षों से मुस्तफ़ा खमनेई ही नेपथ्य से गोलियां दाग रहे थे, नेपथ्य से ऑर्डर दे रहे थे। तो और जो ये है IRGC, वो मुस्तफ़ा खमनेई के प्रति बहुत ही वफादार है। तो ये चीज़ें देखिए, अब रिजीम चेंज तो इतनी जल्दी नहीं होगी। एक आदमी बैठ गया, लेकिन आइडियोलॉजी तो वही है। और रही बात ट्रम्प की, जो रिजीम चेंज की बात करते थे, तो ट्रम्प जो है बहुत, ना वो डिप्लोमेट है, ना वो स्टेट्समैन है, वो कुल मिला करके एक बिजनेसमैन है, वो भी एक ऑर्डिनरी बिजनेसमैन है। तो वो उस हिसाब से देखते थे, उस हिसाब से पहले वो एक हायर ग्राउंड पे आके डिमांड करते हैं, फिर कहते हैं अच्छा नहीं, इतना कंसेशन दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। आपने देखा कि वो गोल पोस्ट बदलते रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि ईरान न्यूक्लियर नहीं हो, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ईरान को न्यूक्लियर थ्रेट नहीं बनने देना। दूसरा, फिर उन्होंने कहा रिजीम चेंज करना है। उसके बाद तीसरा गोल पोस्ट चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम ईरान को मिसाइल से भी महरूम कर देंगे, मिसाइल भी नहीं होना चाहिए। तो वो एक तरह से फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है कि अपने गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं आप। 15 दिन में आपने 3 बार अपने बयान बदले। तो ये दिखा रहा, और ये चीज़ अमेरिकी पॉपुलेशन को भी रास नहीं आ रही है। अमेरिकी पॉपुलेशन में भी ट्रम्प की मुखालफत बढ़ रही है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि, वो कहते हैं वी डू नॉट वांट आवर सोल्जर्स टू बी बैक इन बॉडी बैग्स। और ये जबकि हर जगह हुआ है, इराक, अफगानिस्तान, जहाँ इराक, अफगानिस्तान, उसके पहले वियतनाम में कितने लोग मारे गए। जहाँ जहाँ अमेरिका ने हाथ डाला है, वहाँ वहाँ हाथ जला के वापस लौटा है। इनफैक्ट कल परसों भी तो अमेरिकन सोल्जर्स, एक उनका एयरक्राफ्ट KC टैंकर जो था वो क्षतिग्रस्त हुआ इराक में, और उसमें भी ऑल सर्विसमैन वर, उनका ये कहना, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि किसी फायरिंग में नहीं हुआ है। आज वैसे भी हुआ है, लड़ाई के अंदर एट्रिशन होता है, तो दैट्स ओके, दैट्स वेरी नॉर्मल। सो युद्ध के 2 सप्ताह बाद, अगर हम कंक्लूडिंग पॉइंट्स लूँ मैं आप दोनों से, तो कलदानवीर, युद्ध के 2 सप्ताह बाद यानी 14 दिन पूरे होने के बाद आज अब आप क्या, आपका विश्लेषण है, विच रोड डू यू सी दिस कॉन्फ्लिक्ट गोइंग? देखिए, एंड ऑफ द डे कॉन्फ्लिक्ट अगर रिजॉल्व होना है तो वो तो डिप्लोमेसी से होगा। जहाँ तक बूट्स ऑन ग्राउंड की बात जो हम पहले कर रहे थे, हमास अभी भी है। इतने साल पूरा गाजा तबाह होने के बाद हमास आज भी है, 3 साल लगभग, हिजबुल्लाह भी मौजूद है। और अगर आपको रिजीम चेंज करनी है तो आपको उन्हीं लोगों में से करनी होगी, जैसे सीरिया का एक एग्जांपल है। असद की रिजीम चेंज उन्हीं के लोगों ने करी। तो या तो आपके पास इस तरीके के काउंटर रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स हैं हो, तो जो कि नहीं है,
ईरान में नहीं है, कोई नहीं है। कुर्दों को बोला था कि आप आइए, कुर्दों को उन्होंने ऑफर लेकिन दी थी। उन्होंने मना कर दिया, हाँ। क्योंकि कुर्द्स हैव बीन यूज्ड एंड मिसयूज्ड बाय अमेरिकन्स इन द हिस्ट्री कई बारी। पहले इराक में भी, इराक में भी हुआ, ईरान में भी एक समय में हुआ, तो उनका इस्तेमाल भी किया और फिर उनको झटक भी दिया। तो वो इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। तो बेसिकली अमेरिका गॉट इनटू दिस वॉर वेरी इल प्रिपेयर्ड। तो क्या ये खिंचेगा अभी और लंबा? मेरे को लग रहा है कि इस इंटेंसिटी पे तो नहीं, हाँ। लेकिन ऑफ एंड ऑन आप देखेंगे कि ईरान में टारगेटिंग चलती रहेगी। दे विल नॉट स्टॉप, बिकॉज आपने अगर मधुमक्खी के छत्ते को डिस्टर्ब कर दिया है तो वो एकदम से शांत तो ऐसे बैठेगा। और ये जो वेस्ट एशिया और जो बाकी देशों को जिनको ईरान ने इन्वॉल्व कर लिया है वो भी चलता रहेगा। वो उनकी बहुत बड़ी मजबूरी आ गई है। उनकी मजबूरी ये आ गई है कि आप अमेरिका को ना निगले बनेगा ना उगले बनेगा। तो ये एक क्योटिक सिचुएशन रहेगी। और मिडिल ईस्ट के अंदर स्पेशली जो मुल्क छोटे हैं जैसे यूएई, वहां से पलायन हो रहा है, उनकी इकोनॉमी में बहुत गंभीर इम्पैक्ट होने वाला है, जो कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। दैट वाज द सेफेस्ट कंट्री, दुबई, यूएई, एंड वहां पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो इसके बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तो बहुत ज्यादा होंगे, बट इतनी जल्दी सेटल हो गया कि वन फाइन डे ब्रेकिंग न्यूज आ गई कि भाई सब शांत हो गया है, तो ऐसा नहीं होगा। एम्बेसडर त्रिपाठी, इससे तो बहुत आगे के हालात चुनौतीपूर्ण और नए चैलेंजेस होंगे, क्योंकि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट लंबा खिंचता है तो वो पूरा रीजन इन्वॉल्व रहेगा, बर्निंग रहेगा। देखिए, पूरा रीजन बर्निंग रहेगा, वहाँ रह रह के छिटपुट वायलेंस की घटनाएं होती रहेंगी। और इतना ही नहीं, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो ये भी होगा कि जो सो कॉल्ड मुस्लिम ब्रदरहुड था, जो मुस्लिम उम्मा था, उसकी यूनिटी में इससे फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि अभी तक तो ये था कि ठीक है, यूएई का इजराइल से हो चुका था समझौता, अब सोच रहे थे कि यहाँ सऊदी अरब भी इजराइल से कर लेगा, लेकिन अब जो है, अब स्थिति बदल गई है। तो अब कमोवेश इन देशों की जनता भी अपने हुक्मरानों से पूछेगी कि मुसलमान होने की वजह से, मुसलमान होने के नाते आपने क्या किया, ईरान की क्या मदद की। ईरान ने तो आपके ऊपर कभी बमबारी नहीं की आगे बढ़ कर के। शुरू में ईरान ने तो यही कहा कि आप उनको अपना बेस न दीजिए, आप इस युद्ध में इनडायरेक्टली भी सही न कूदिए, लेकिन ये कूदे। तो अब ये परेशानी तो होगी, और ये परेशानी काफ़ी दिन तक चलती रहेगी, कई सालों तक। बीच में भारत की भूमिका, देखिए, भारत की भूमिका तो अभी तक तो बहुत सही रही है। लोग हल्ला करते रहे हैं कि खुमनेई के मारे जाने पे भारत ने कुछ नहीं कहा, एक बार भी कोई वो नहीं किया, और सरकार बिक गई, ये बिक गई। लेकिन उसके बावजूद देखिए, जब होर्मुज़ की खाड़ी पर वो लग रहा है, रोकी जा रही है, उस वक्त ईरान ने भारत के कहने पे भारत के झंडे लगे हुए जहाज़ों को आने जाने के लिए स्वतंत्र कर दिया है। तो ये देखिए बहुत अच्छी बात। खमेनाई की मौत का अफसोस जताना और उसको गलत बोलना, वो भारत के लिए बड़ा खतरनाक भी हो सकता है। बिकॉज मोमेंट यू डू दैट, आपने साइड ले ली। हाँ। और आपने साइड किसके खिलाफ ली? लोगों को शायद ना पसंद आए, जो आपके खिलाफ बोलता रहा है, जो आपके खिलाफ बोलता है, वो तो आपके खिलाफ बोलता रहा ना खमेनाई तो। और अगर आप उसके डेथ के ऊपर आप कुछ बोल देंगे, उसको कंडोलेंसेस दे देंगे आप, तो आप इजराइल जैसे देश से दूरी बना लेंगे। भाई, चाहे कारगिल का युद्ध हो, चाहे आपका ऑप सिंदूर हो, ऑप सिंदूर में जो हम इतने खुश होते हैं, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द वेपन्स जो यूज करे वो तो इजरायली थे ना। अभी भी कितना कोलैबोरेशन हो रहा है, कोऑपरेशन हो रहा है अमेरिका के साथ भी, चाहे जो भी हो ट्रेड को लेकर। लेकिन अमेरिका हमारा लॉन्ग टर्म एलाई है पैसिफिक, इंडो पैसिफिक रीजन में, तो उसको हम इतने लाइटली ऐसे नहीं कर सकते। स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो हम उनको नाराज भी नहीं कर सकते, एट द सेम टाइम हम ईरान के पक्ष में खड़े भी नहीं हो सकते। तो जो भारत का जो स्टांस है बिल्कुल परफेक्ट है, न्यूट्रल है। और न्यूट्रलिटी का प्रमाण ये क्या है कि शांति, डिप्लोमेसी जो जिससे रास्ता, क्या क्या उसमें भारत की भूमिका निभा है कि भाई ये युद्ध होना ही नहीं चाहिए, इसको रोको, दोनों पक्षों को कह रहा है। आई थिंक अंत में बात यहीं पर आ जाती है कि किसी भी देश के लिए, ख़ास तौर से लोकतांत्रिक देश के लिए, उसका राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होता है। हमारा राष्ट्रीय हित जिससे सध रहा है, मुझसे साधेंगे, उससे संपर्क करेंगे। जिससे नहीं सध रहा है,
जब नहीं सध रहा है, ये भी नहीं कि हमेशा उसी से सधे, वहाँ हम कोशिश करेंगे। रही बात ये आपने जो कहा कि क्या भारत इसमें मध्यस्थता की कोशिश कर सकता है, नहीं, मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं। आपने देखा 4 साल में यूक्रेन और रूस दोनों की तरफ से ये फीलर्स आते रहे कि आप मध्यस्थता कीजिए। पश्चिमी देशों ने तो तमाम कहना शुरू किया, हमारे यहाँ भी लोगों ने कहना शुरू किया, लेकिन भारत ने कहा नहीं, हम मध्यस्थता नहीं करेंगे। कारण कि आपको याद होगा 4-5 साल पहले जब इमरान खान गए थे वहाँ वॉशिंगटन और ट्रंप के साथ मेट्रो से गए थे, ट्रेन नहीं, जब भी गए थे, जैसे भी ट्रंप के साथ बैठे थे तो ट्रंप ने ऑन एयर कहा था कि मैं मध्यस्थता करने को तैयार हूँ भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर पे। और भारत ने तुरंत जवाब दिया था कि हमारी ये पॉलिसी रही है कि जो 2 देशों के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं वो आपस में बैठ के सुलझाएं, मध्यस्थ की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अगर हम ये करेंगे तो ये उलट के हमारे ऊपर आएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम यही कर रहे हैं कि हम मध्यस्थता के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने में आपकी मदद कर सकते हैं, मध्यस्थ बन के हम टेबल पे नहीं बैठेंगे। ठीक, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और हम किसी हालत में मध्यस्थता नहीं करेंगे, जैसे त्रिपाठी सर ने बताया। और भारत का जो भी स्टांस रहा है, एट दैट मोमेंट क्रिटिसिज्म जरूर हुआ होगा। फॉर एग्जांपल मालदीव्स, श्रीलंका, बांग्लादेश को लेकर जैसे जैसे वहाँ पे डेवलपमेंट्स हुए थे पॉलिटिकल, तो बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया था कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स द नेबर फेल हो गई है, ये हो गया, वो हो गया। आज की तारीख में वही मांग रहे हैं ना आपसे तेल, और आप दे रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं। चाहे वहाँ पे हमारी फॉरेन पॉलिसी को तो अब लोग एप कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। वही बांग्लादेश है, वो कह रहा है कि आप हेल्प करिए, और हम कर रहे हैं ना। 50,000 टन चावल दिया है, चावल दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं। उधर मालदीव्स जो कि आए किससे भाग के आए, इंडिया आउट गो आउट से, अब वो कह रहे हैं इंडिया प्लीज कम इन एंड हेल्प अस। तो यू सॉ हिम कम टू इंडिया ना, वो आए कैसे भाग के आए, वो आए भाग के, और अब तेल भी मांग रहे हैं, उनको तेल भी चाहिए हमसे। तो कहने का मेरा मतलब है कि हमारी जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, नी जर्क रिएक्शन नहीं है, वन शुड बी वेरी प्राउड अबाउट आवर फॉरेन पॉलिसी, और वो मैनिफेस्ट होती है और वो दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप दोनों का बहुत धन्यवाद ऐसा लाइव के स्टूडियो में आने के लिए, और ईरान, इजराइल, अमेरिका के युद्ध पर अपने विचार साझा करने के लिए हमारे दर्शकों के साथ। क्या होगा ये युद्ध, क्या और लंबा खिंचेगा, और अगर लंबा खिंचेगा तो कितना लंबा खिंचेगा, क्या महीनों सालों चलेगा, या फिर कहीं कोई मीडिएशन होती है और डिप्लोमेसी को भी एक मौका मिलेगा और उसके ज़रिए ये मामला सुलझ सकता है। पता नहीं, जिसकी उम्मीद हमें कम दिखती है, लेकिन देखना होगा, वेट एंड वॉच। फिलहाल इस डिबेट में, इस डिस्कशन में इतना ही। आप देखते रहिए ऐसा लाइव भारत।